हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी प्लेटफॉर्म एग्रीफैक्ट पर। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है जूट का पैकेज एंड प्रैक्टिसेस और इसके कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे और इसमें किस तरह से रेटिंग प्रोसेस की जाती है उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जूट का कल्टीवेशन। जूट, इसके साइंटिफिक नेम की बात करें या बॉटनिकल नाम की बात करें तो वो होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिस या कोरकोरस ओलिटोरियस। इसकी जो फैमिली है वो मालवेसी होती है। ये देख लीजिए, जो कोरकोरस कैप्सुलेरिस है इसको वाइट जूट बोलते हैं और इसको येलो जूट बोला जाता है। वाइट जूट और येलो जूट, इसकी जो फैमिली है वो होती है मालवेसी। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n=14। इसका जो ओरिजिन है वो है इंडो बर्मा या अफ्रीका। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसका जो हाईएस्ट प्रोडक्शन एरिया एंड कंजप्शन है वो इंडिया करता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एरिया और कंजप्शन इंडिया के अंतर्गत है। अगर इंडिया में बात करें तो वेस्ट बंगाल सबसे पहला स्थान रखता है। किस में? फर्स्ट पोजीशन रखता है इसके प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में। और जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट है। जूट का जो फाइबर है उसको बोला जाता है गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स सिल्की साइन। इसकी जो साइन होती है वो चमक होती है, सिल्की होती है, इस वजह से इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। इंडिया में जो फर्स्ट जूट मिल है वो कहाँ स्टेबलाइज्ड की गई थी? कोलकाता में। कब? 1855 के दौरान। हुगली रिवर थी, उस रिवर के किनारे पर, ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता में 1855-56 के दौरान स्टेबलाइज की गई। इसकी जो बिटरनेस है, जूट का जो स्टेम है उसमें क्या होती है? बिटरनेस होती है। किस कारण होती है? ये ड्यू टू कोरकोरिन होती है। कोरकोरिन केमिकल के कारण होती है। कोरकोरिन केमिकल, ये क्या? एक ग्लाइकोसाइड है। ग्लाइकोसाइड, ये ग्लाइकोसाइड किस में पाया जाता है? ये जो कोरकोरस कैप्सुलेरिस है इसमें पाया जाता है कोरकोरिन। कोरकोरस कैप्सुलेरिस, इसमें पाया जाता है कोरकोरिन केमिकल। जूट का जो फाइबर है वो एक नेचुरल 100% नेचुरल फाइबर है। इसका नेचुरल फाइबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक बायोडिग्रेडेबल फाइबर है। मतलब इसका जो वेस्ट है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइक्लेबल भी है। इसको यूज कर सकते हैं वापस दोबारा। अब वर्ल्ड में बात करें जो इंडिया है, इंडिया इसकी रैंक में फर्स्ट है पोजीशन प्रोडक्शन में। और अगर इंडिया में बात करें तो कॉटन के बाद इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप कौन सी है? जूट। जूट कॉटन के बाद सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप मानी जाती है इंडिया की। टाइप्स ऑफ जूट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोग के आधार पर जूट को कितने 4 प्रकार से इसको उपयोग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। उस आधार पर इसको 4 तरीके से बांटा गया है। पहला हो गया एशियन जूट। एशियन जूट ये क्या है? हाई क्वालिटी का जूट है। हाई क्वालिटी जूट है जिसको यूज किया जाता है कैरी बैग बनाने के लिए। एशियन जूट का यूज किस लिए किया जाता है? कैरी बैग बनाने के लिए, क्योंकि एक हाई क्वालिटी का जूट है। जो सेकिंग जूट है इसका यूज किया जाता है गनी बैग बनाने के लिए। इनको बोला जाता है गनी बैग। गनी बैग बोला जाता है इनको, जो कि भारी सामान डालने के लिए यूज किए जाते हैं। अनाज हो गया, इन सब को डालने के लिए इन गनी बैग का यूज किया जाता है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है थोड़ी पुअर क्वालिटी होती है। अब कैनवास जूट की बात करें तो ये कैनवास जूट किसके लिए काम आता है? क्लॉथिंग, कपड़े बनाने के लिए भी जूट का यूज किया जाता है। तो उसमें कौन सा जूट यूज होता है? कैनवास जूट। ये जो कपड़े बने हुए हैं ये किसके बने हुए हैं? कैनवास जूट के बने हुए हैं। जूट, यार्न एंड ट्वाइन, इसका उपयोग किया जाता है रोप्स, रस्सियाँ बनाने के लिए।
ये जो रस्सियाँ बनाई गई है ये किससे बनाई गई है? जूट, यार्न एंड ट्वाइन से। ये यूटिलिटी के आधार पर, उपयोग के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब बात करें जूट की 2 स्पेसीज की, तो एक होगी कोरकोरस कैप्सुलेरिस और एक होगी कोरकोरस ओलिटोरियस। जो कोरकोरस कैप्सुलेरिस है ये इंडिया के 70% एरिया को, जितना एरिया है इंडिया में जूट के कल्टीवेशन का, उसका 70% एरिया कौन कवर करता है? कोरकोरस कैप्सुलेरिस। और रिमेनिंग 30% एरिया कोरकोरस ओलिटोरियस द्वारा कवर किया जाता है। जो कोरकोरस ओलिटोरियस है ये क्या है, जो हाई लैंड है उसमें ग्रो किया जा सकता है, और साथ में इसको क्या चाहिए? अच्छा ड्रेनेज चाहिए। इस वजह से इसका इंडिया में कल्टीवेशन क्या है? कम है। अब बात करें इनके कैरेक्टर्स की, तो कोरकोरस जो ओलिटोरियस और कोरकोरस कैप्सुलेरिस है, जो कोरकोरस कैप्सुलेरिस है उसको बोला जाता है वाइट जूट या टीठा जूट या बिटर जूट। बिटर जूट इस वजह से बोला जाता है कि इसकी पत्तियों में पाई जाती है बिटरनेस, और वाइट जूट इसका जो कलर है वो होता है वाइट, इस वजह से वाइट जूट बोला जाता है, और इसको टीठा जूट भी बोला जाता है। और जो कोरकोरस ओलिटोरियस है उसको टोसा जूट या मीठा जूट बोला जाता है। इसका जो फाइबर कलर है वो रहता है वाइट, और इसका रहता है येलो और रेडिश ब्राउन। इसकी जो फाइबर क्वालिटी है वो रहती है पुअर, और इसकी जो फाइबर क्वालिटी है वो फाइन, सॉफ्टर और स्ट्रॉन्गर रहती है। किसकी मुकाबले? कोरकोरस कैप्सुलेरिस के मुकाबले इसकी जो फाइबर क्वालिटी है वो रहती है काफ़ी अच्छी, फाइन, सॉफ्टर, स्ट्रॉन्गर एंड लस्चरस क्वालिटी रहती है इसकी। इसकी सीड रेट की बात करें तो इसकी सीड रेट होती है 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टर, और कोरकोरस ओलिटोरियस की होती है 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टर। इसकी स्पेसिंग की बात करें तो 30x5 सेंटीमीटर, जो 30 है वो रखी जाती है। जो ये 30x5 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? जो पहले डिस्टेंस लिखी जाती है वो होती है हमेशा रो टू रो, और जो बाद में डिस्टेंस होती है वो होती है प्लांट टू प्लांट। तो इसमें 30 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, और 5 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है। और इसमें 20x5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया? रो टू रो रखी जाती है 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट रखी जाती है 5 सेंटीमीटर। इसमें जो प्लांट की पॉपुलेशन है वो 2 से 2.5 लाख प्लांट पर हेक्टर के हिसाब से लगाए जाते हैं, और इसमें जो प्लांट की पॉपुलेशन है वो रहती है 4 से 4.5 लाख प्लांट पर हेक्टर। इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन रहता है 180 से 200 दिन का, और इसका ड्यूरेशन रहता है 120 से 150 दिन का। सीड यील्ड की बात करें तो इसकी सीड यील्ड है ज़्यादा, 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टर, और इसकी सीड यील्ड रहती है 2.5 से 3 क्विंटल पर हेक्टर। फाइबर यील्ड की बात करें तो इसकी फाइबर यील्ड रहती है कम, लेस, इसके मुकाबले, किसके मुकाबले? कोरकोरस ओलिटोरियस के मुकाबले इसकी फाइबर यील्ड रहती है कम। अब जो इंडिया में है वो ज़्यादा मोस्टली कौन सी जूट की स्पेसीज ग्रो की जाती है? कोरकोरस कैप्सुलेरिस। अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके नहीं क्वेश्चन पूछा गया हो कि आप कोरकोरस कैप्सुलेरिस के बारे में बताएं या कोरकोरस ओलिटोरियस के बारे में बताएं, तो आप जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसमें आंसर किसके हिसाब से दोगे? कोरकोरस कैप्सुलेरिस के हिसाब से आपको क्या करना है? आंसर देना है। अब बात करें इसकी रेटिंग प्रोसेस की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है आफ्टर द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है, इसमें एक रेटिंग प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं अभी। रेटिंग क्या होता है? रेटिंग होता है माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन इन वाटर। किसका? माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन। जो इसका स्टेम है उसको क्या कर लिया जाता है? कटिंग करके बंडल बना लिए जाते हैं। उस बंडल का फिर क्या किया जाता है? माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन किया जाता है वाटर के अंदर। वो किस तरह से किया जाता है अभी इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। इसमें क्या होता है? इसमें जो स्टेम है उसमें लिग्निन, गम और म्यूसिलीजेनस जो पदार्थ है वो क्या हो जाता है? इस प्रोसेस के दौरान लूज हो जाता है। अब बात करें इसके जो जूट का फाइबर है वो होता है बास्ट फाइबर। कैसा फाइबर होता है? बास्ट फाइबर। ये बास्ट फाइबर मिलता कहाँ है? ये मिलता है किसमें? फ्लोएम में। जो स्टेम का फ्लोएम पार्ट है उसमें ये मिलता है। और बना किस टिश्यू से होता है? पेरेनकाइमेटस
पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। अब इसमें रेटिंग प्रोसेस क्यों की जाती है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। जो ये जूट का फाइबर है ये होता है फ्लोएम से बना हुआ, मतलब मेनली अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, फ्लोएम फाइबर यानी बास्ट फाइबर है। तो उससे पहले उसके जो बाहर जाइलम का पार्ट है उस जाइलम के पार्ट को हटाना पड़ेगा ताकि हमें मेन जो इकोनॉमिकल पार्ट है उसका वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इसका करना पड़ता है डीकम्पोजिशन, माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन करना पड़ता है। वो माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन क्या करता है, जो जाइलम के हार्ड पार्ट है जैसे सेलुलोज हो गया, लिग्निन हो गया, हेमिसोल्यूलोज हो गया, और जो म्यूसिलेजिनस पार्ट है उसका, उस पार्ट को क्या कर देता है, डीकम्पोज कर देता है। उसके बाद बचता है जो प्रोडक्ट निकलता है वो प्रोडक्ट होता है फ्लोएम। वो फ्लोएम ही क्या है, अपना बास्ट फाइबर है। इस वजह से इसमें क्या की जाती है, रेटिंग की प्रोसेस की जाती है। इस रेटिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट टेम्परेचर चाहिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसका पीरियड रहता है लगभग 12 से 16 दिन का। अब ये रेटिंग प्रोसेस किस तरह से की जाती है ये देखो आप सभी लोग। जो बंडल है, जो इससे सबसे पहले क्या करते हैं, बंडल बना लेते हैं। जो जूट है उसके बंडल बनाए जाते हैं। इन जूट के बंडल को क्या बोलते हैं, येक बोला जाता है, येक, वाई एक है येक। इनको पहले क्या करते हैं, एक 30 सेंटीमीटर जो वाटर है, वाटर में क्या कर देते हैं, इरेक्ट वाटर में रखते हैं। इनको इरेक्ट करके वाटर में रखा जाता है। 30 सेंटीमीटर जो इनका ऊपर का पार्ट है उसको डिप करके रखा जाता है। 2 से 3 दिन ये प्रोसेस की जाती है। उसके बाद इसको जो फ्लोइंग वाटर है रिवर का, उस वाटर में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस वाटर में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया है वो इसका क्या कर देते हैं, नेचुरली डीकम्पोजिशन करते हैं। माइक्रोबियल बैक्टीरिया द्वारा क्या किया जाता है, नेचुरली डीकम्पोजिशन किया जाता है। डीकम्पोजिशन करने के बाद इसका जो पार्ट है वो डीकम्पोज हो गया, जो पार्ट अपने को हटाना था वो पार्ट हट गया। इसके बाद इसकी क्या कर देते हैं, स्ट्रिपिंग कर देते हैं। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है हैंड एक्सट्रैक्शन, हैंड एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर। फाइबर को क्या, हाथों से निकालना, उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग के बाद क्या करते हैं, स्क्वेजिंग। जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वेजिंग। इसके बाद इनको किया जाता है सन ड्राई। सन ड्राई करने के बाद इसकी की जाती है बेलिंग। बेलिंग का क्या मतलब है, बेलिंग का मतलब है इसके गट्ठे बनाना, बेल बनाना। इसकी जो एक बेल है उसका वेट रहता है 180 किलोग्राम। जूट की एक बेल का वेट रहता है 180 किलोग्राम। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो कॉटन है, कॉटन में जो एक बेल है उसका वेट रहता है 170 किलोग्राम। तो ये दोनों में क्या रहता है, वेट डिफरेंट रहता है, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद इनकी क्या कर दी जाती है, पैकिंग कर दी जाती है, और फाइनली इनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये इस तरह से रेटिंग प्रोसेस होगी जूट की। अब बात करते हैं इसकी जो रेटिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से माइक्रोबियल बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं रेटिंग प्रोसेस में। रेटिंग प्रोसेस, एक तो एरोबिक बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो एरोबिक बैक्टीरिया बेसिलस सबटिलस। और एनएरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो एनएरोबिक और एरोबिक दोनों टाइप के बैक्टीरिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा बैक्टीरिया हो गया क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, और इसमें फंजाई भी माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन में यूज होती है। एस्परजिलस नाइगर, और भी एग्जांपल हो सकते हैं लेकिन मेनली आप इनके बारे में ध्यान रखना। ये क्या कर देते हैं, इसका माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन कर देते हैं। इस तरह से क्या हो गया, एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया और फंजाई इसमें माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब और कोई पॉइंट तो नहीं बचा इसके बारे में। इसकी जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग के बारे में देखिए आप।
इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर आपको हाई क्वालिटी का जूट चाहिए, हाई क्वालिटी जूट का फाइबर चाहिए, तो 90 डेज आफ्टर सोइंग, सोइंग के 90 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपको यील्ड ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा यील्ड पाने के लिए लगभग आपको 130 से 135 से 140 दिन के बाद क्या करनी चाहिए, इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये स्टेज कौन सी होती है, ये स्टेज होती है इसकी पोड फॉर्मेशन स्टेज। इस स्टेज पे इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसकी जो फाइबर की क्वालिटी है वो भी ठीक रहती है और यील्ड काफ़ी ज़्यादा मिलती है, गुड यील्ड मिल जाती है, अच्छी यील्ड मिल जाती है। तो इस तरह से ये जूट की कल्टीवेशन के बारे में पूरी बातचीत हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल एग्रीफैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।